ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। जब इस दुनिया में पहला महायुद्ध छिड़ा, उस समय बहुत से स्वतंत्रता सेनानी ये चाहते थे इस विश्व युद्ध में जब अंग्रेजी सरकार इंग्लैंड घिर गया है तो हमें इसमें अंग्रेजों का विरोध करके स्वतंत्रता के आंदोलन को धार देना चाहिए। पर उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस और उस समय के नेताओं से सलाह मशवरा किया और कहा, अगर आप लोग हमारे को सहयोग प्रदान करेंगे तो तुम्हारे को हम स्वतंत्र करेंगे, बहुत से अधिकार देंगे। इस आधार पर प्रथम महायुद्ध में भारत के नौजवानों ने, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों को भरपूर सहयोग दिया, लेकिन उसके एवज में अंग्रेजों ने केवल तकलीफ दी, अन्याय दिया, अत्याचार दिया और जलियां बाग वाले भयंकर कांड दिए। इससे भारतीय चेतना को बहुत तकलीफ हुई और अंग्रेजों ने स्वतंत्रता क्या देनी थी, अधिक अधिकार क्या देने थे, उन्होंने और अधिक अत्याचार करना प्रारंभ किया। जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध छेड़ा तो अंग्रेज सरकार ने बिना किसी की सलाह लिए भारत को युद्ध में शामिल कर दिया कि भारत ने भी उनके साथ युद्ध करना है। इस निर्णय से कांग्रेसी नेता जो थे उस समय के, उन्होंने तो विरोध नहीं किया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस और फॉरवर्ड हुलाक द्वारा बड़ा भारी विरोध हुआ और ये प्रचार किया गया, पहले भी अंग्रेजों ने धोखा दिया है, अभी इस विश्व युद्ध में हम लोगों को ये भारत को गुलाम बनाने वाले इंग्लैंड की सरकार को किसी भी तरह से सहयोग नहीं देना चाहिए और इस समय इनका विरोध करना चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस और फॉरवर्ड ब्लॉक द्वारा भयंकर विरोध हुआ। विरोध करने पर 5 जुलाई 1940 को सुभाष चंद्र बोस को पहले गिरफ्तार किया गया, फिर घर में ही नजरबंद करके रख दिया। 40 दिनों तक सुभाष घर से नहीं निकले और 16 जनवरी 1941 की रात में ट्रेन से पेशावर और वहां से सीमा पार कर अफगानिस्तान पहुंचे और इटली के दूतावास से संपर्क कर आइलैंडो मजीडा के नाम से पासपोर्ट बनवाया और बुखारा समरकंद रूस होते हुए 3 अप्रैल 1941 को सुभाष बर्लिन पहुंचे। वहां पर सोफिस ट्रेसी में उनका विश्राम स्थल बना। जर्मन सरकार ने सुभाष को सहयोग करने के लिए स्पेशल इंडिया डिवीजन बना दी और बर्लिन रेडियो से ब्रिटिश विरोधी प्रचार की अनुमति मिल गई। भारतीय युद्धबंदियों को लेकर सुभाष ने फ्री इंडिया लीजन का गठन किया और ब्रिटेन की सेना की ओर से उत्तरी अफ्रीका और मिस्र में लड़ रहे भारतीयों को जब आजाद हिंद फौज के गठन की सूचना मिली तो ये युद्धबंदी बनकर जर्मन पहुंचकर सेना में सहयोग देने लगे।
29 मई 1942 को सुभाष चंद्र बोस और हिटलर की मुलाकात हुई। उपहार स्वरूप हिटलर को बुद्ध की मूर्ति भेंट की गई। सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में हिटलर ने कहा कि मैं तो केवल 8 करोड़ जनता का नेता हूं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सिर पर भारत के 38 करोड़ जनता का भार है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को डिप्टी फ्यूहरर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया या आज़ाद हिंद का नेता का खिताब दिया गया और इसी के बाद उनका नाम नेताजी पड़ा। अक्टूबर 1941 में को आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना हुई और रेडियो के संवाद लिखने और वार्ता लिखने का पूरा कार्य नेताजी ने स्वयं अपने ऊपर लिया। सुबह शाम 45 मिनट प्रसारण के कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जो बढ़ते बढ़ते लगभग 3 घंटे तक पहुंच गया। 2 नवंबर 1941 को आज़ाद हिंद संघ का उद्घाटन हुआ। कैप्टन मोहन सिंह से हुए विवाद के बाद दिसंबर 1942 के लेकर फरवरी 1943 तक फौज को संगठित करने के लिए राम बिहारी बोस ने बहुत परिश्रम किया। MZ निजामी, शाह नवाज खान, PK सहगल और हबीबुर रहमान, AC चटर्जी आदि सैनिक नेताओं ने निर्णय लिया कि फौज की जिम्मेदारी सुभाष को देने के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाए। जर्मनी में नेताजी की सैनिक गतिविधियों के बारे में जापान के राजदूत ओशिमा हिरोशी अपने देश को लगातार अवगत करा रहे थे और जापान सरकार ने भी निर्णय लिया कि आज़ाद हिंद फौज की बागडोर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी जाए। 11 मई 1943 को नेताजी टोक्यो पहुंचे और जापान के प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो ने उनका स्वागत किया और जापानी संसद में घोषणा की कि भारत को पूर्ण स्वाधीन बनाने में जापान मदद देगा। 3 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस के साथ सिंगापुर पहुंचने पर आज़ाद हिंद फौज के अफसरों व इंडिपेंडेंट लीग के सदस्यों ने नेताजी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया और रेडियो संबोधन में नेताजी ने दक्षिण पूर्व एशिया में रह रहे भारतीयों से अनुरोध किया कि स्वतंत्रता संग्राम में भारत की सहायता करें। 4 जुलाई को जापानी सैनिक अधिकारी इबाइची फुजीवारा ने आज़ाद हिंद फौज की संपूर्ण कमान नेताजी को सौंप दी। 5 जुलाई को सिंगापुर के टाउन हॉल में दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन में सुभाष ने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष एवं आज़ाद हिंद फौज के सेनापति का पदभार ग्रहण किया और सुप्रीम कमांडर के रूप में सलामी ग्रहण की। 50,000 भारतीयों ने दूसरे दिन सार्वजनिक प्रदर्शन कर उनके प्रति निष्ठा व्यक्त की। दान में मिले 8.5 करोड़ रुपयों से आज़ाद हिंद बैंक की स्थापना हुई और प्रवासी सरकार की ओर से हिंद और आज़ाद हिंद नामक 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू हो गया। 23 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में म्यूनिसिपल भवन के सामने हिंदुस्तानी नागरिकों
और सैनिकों का विराट समारोह सम्मेलन हुआ। मंत्रियों की समिति ने प्रस्ताव पास कर दिया कि अस्थायी आज़ाद हिंद सरकार ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध लड़ाई की घोषणा करती है। आकाश नारों से फटने लगा। 15 मिनट तक 50,000 व्यक्तियों का समुदाय लगातार जय घोष करता रहा। दिल्ली चलो के नारे से आकाश गुंजायमान हुआ और 28 अक्टूबर 1943 को पत्रकार सम्मेलन में सुभाष ने कहा, आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार बनाने के साथ मेरे राजनीतिक जीवन का दूसरा स्वप्न पूरा हो गया। पहला स्वप्न था क्रांतिकारी सेना का निर्माण और एक स्वप्न और पूरा करना है, युद्ध और स्वाधीनता प्राप्ति। जापान सरकार ने आज़ाद हिंद फौज को अंडमान व निकोबार द्वीप का शासन हस्तांतरित कर दिया, जिसे शहीद एवं स्वराज्य द्वीप नाम दिया गया। 31 दिसंबर को सुभाष चंद्र बोस अंडमान पहुंचे और प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। यूगो सांकेतिक शब्द के तहत मणिपुर के आक्रमण की तैयारी हुई और जनवरी 1944 में नेताजी अपना सैनिक मुख्यालय सिंगापुर से रंगून ले आए। फरवरी में आराकान मोर्चे पर पहला युद्ध हुआ और चटगांव जाने वाली सड़क पर हुई झड़पों में मिली बेहद सफलता से फौजी उत्साहित हुए और मार्च में इम्फाल पर आक्रमण हुआ, जिसमें फौज की कमान MZ क्यानो के हाथ में थी। इससे जापान के 3 डिवीजनों ने भाग लिया था। इस युद्ध में भारतीयों ने ब्रिटिश सेना के दांत खट्टे कर दिए और ब्रिटिश सेना को हिला दिया। ब्रिटिश का मनोबल हिलने लगा और 21 मार्च को नेताजी ने प्रेस वार्ता में कहा कि 18 मार्च 1944 को फौज मातृभूमि की सेवा करने के लिए भारत में कदम रख चुकी है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे महानायक थे। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए जो काम किया, वास्तव में उनका वो बबर शेर की तरह थे। और जिस समय भारत से वो रातों रात निकल गए थे, तो उस समय ये समाचार छपा था, देश से बबर शेर बाहर निकल गया है। नेताजी को राष्ट्रीयता का पाठ गुरु बेनी माधव दास ने पढ़ाया। वे प्रतिदिन गीता पढ़कर जीवन दर्शन की प्रखरता ग्रहण करते थे, रुद्राक्ष की माला धारण करते थे और विजयालक्ष्मी के दिन स्वामी भास्करानंद को अपने घर आमंत्रित किया था और सिंगापुर में सारे कार्य निपटाने के बाद गहन रात्रि में सुभाष रामकृष्ण मिशन जाते थे। यूनिफॉर्म छोड़कर पट वस्त्र धारण करते और घंटों ध्यान करते थे। आजाद हिंद फौज की स्थापना के समय ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ ली थी कि भारत की 38 करोड़ जनता को स्वतंत्र करने के लिए अपने खून की अंतिम बूंद भी लगा दूंगा। एक बार जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत के राज्य प्रमुख नेताजी सुभाष चंद्र बाबू ही होंगे। नेताजी के लिए संघर्ष शुरू किया। इस संबंध में उन्होंने जर्मनी और कई देशों का दौरा किया और जर्मनी में अपने 1915 में अफगानिस्तान के एक निर्वासित सरकार स्थापित करने का विचार रखा। यह पहली निर्वासित सरकार स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बड़ा अध्याय मानी जाती है। राजा महेंद्र प्रताप को
इसका पहला अध्यक्ष और मौलवी बरकतुल्लाह को पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबेदुल्लाह सिंधी और कई अन्य महत्वपूर्ण नेता इस नवगठित सरकार में शामिल हुए। विभिन्न देशों के से समर्थन लेने के लिए कई राजदूतों को भी नियुक्त किया गया था। राजा महेंद्र प्रताप का व्यक्तित्व इस बात का प्रतीक है कि स्वतंत्र भारत का मंतव्य क्या है। उन्होंने जीवन भर बहुलवाद, सहिष्णुता, उदारवाद और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों का प्रचार किया। वे सांस्कृतिक बहुलवाद के आदर्श उदाहरण थे। उनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था, मुस्लिम संस्थान में शिक्षा प्राप्त की और सिख महिला से शादी की, और वे सांप्रदायिकता और रूढ़िवादिता के कट्टर दुश्मन थे। खान अब्दुल गफ्फार खान ने मुस्लिम लीग द्वारा देश के विभाजन की मांग का सदैव विरोध किया, और जब अंततः कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार कर लिया तब वे बहुत निराश हुए और कहा, आप लोगों ने हमें भेड़ियों के सामने फेंक दिया है। बादशाह खान ने अंग्रेजों के विरुद्ध लगभग सारे विद्रोहों में भाग लिया, अतः उन्हें लगा कि सामाजिक चेतना के द्वारा ही पश्तूनों में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो पश्तून समाज के लिए उन्होंने बहुत काम किया था और पश्तून समाज के हित के लिए उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से लगा दिया था। तो ये बहुत से लोगों ने जो देश की स्वतंत्रता के लिए, देश के हित के लिए जो काम किया है, उसको कैसे भुलाया जा सकता है। और ये सुभाष चंद्र बोस तो ऐसे महानायक थे, उन्होंने जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और जैसे सबसे पहले भारत भूमि में प्रवेश करके तिरंगा भारत के अंदर फहराया, वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। सुभाष की कार्यशैली में एकाग्रता और उच्च पराकाष्ठता थी। वे कर्म के माध्यम से राष्ट्र एवं समाज के नई दिशा देना चाहते थे। उनका प्रयत्न भारत को आजाद करना था। वो हमेशा ये ध्यान रखते थे कि आजाद हिंद फौज कभी भी जापान के चुंगल के अंदर न रहे। वे इंग्लैंड का विरोध जापान के साथ कर रहे थे। उनको पूरा भरोसा था उस समय जापान जीतेगा और इंग्लैंड की हार होगी, क्योंकि वो इंग्लैंड से भारत को आजाद करना चाहते थे। तो इसके लिए हमेशा वो सावधान रहते थे। उन्होंने हमेशा देश के हित के लिए, देश की उन्नति के लिए और देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को न्यौछावर किया। हवाई सेना में कमजोरी के कारण जापान युद्ध में पिछड़ गया। 6 जुलाई 1944 को नेताजी ने रंगून रणियों से महात्मा गांधी से अपील कर फौज के विजय की शुभकामना की मांग की। 6 अगस्त को ऑपरेशन लिटिल बॉय और 9 अगस्त को 1945 को ऑपरेशन फैट बॉय के तहत अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और 15 अगस्त
1945 को मजबूरन जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो इससे नेताजी को जो धक्का लगा, नेताजी को जो तकलीफ हुई, और नेताजी जिस मुहिम के ऊपर आगे बढ़ रहे थे उसमें बहुत बड़ा रुकावट पैदा हुआ। ये उनके जीवन के लिए बहुत अशुभ स्वप्न था। उन्हें विशाल जापानी बमवर्षक विमान में स्थानांतरित कर दिया गया और टूरेन में उन्होंने रात बिताई और 18 अगस्त को ताइवान के लिए रवाना हुए ताकि दाइरनेस के रास्ते तो टोक्यो पहुंच सकें। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो द्वारा विमान के ताइहोकू हवाई अड्डे पर ध्वस्त होने और नेताजी के वीर गति को प्राप्त करने का समाचार प्रसारित हुआ। और इसी समाचार के बाद करोड़ों लोगों का जो स्वप्न था और करोड़ों लोगों का जो भारत की स्वतंत्रता के लिए मुहिम था, उस मुहिम की में एक बहुत बड़ा धक्का लगा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए बहुत सी किंवदंतियाँ, बहुत सी ऐसी बातें चलती रहीं, क्योंकि देश की जनता किसी भी कीमत के ऊपर ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि सुभाष चंद्र बोस ऐसे किसी दुर्घटना के अंदर मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। ये जनता कतई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन जो कुछ भी हो, लेकिन देश की जो गुलाम बनाने वाले आतताई थे, इंग्लैंड का सरकार था, अंग्रेज थे, उनके महल को, उनके गद्दी को बुरी तरह से हिलाने वाले महापुरुष थे आजाद हिंद के महानायक सुभाष चंद्र बोस। ऐसे महानायक को करोड़ों करोड़ों जनता की तरफ से सलामी देते हैं। उनको हम सब अपना आदर्श पुरुष मानते हैं, जिन्होंने देश के लिए, देश की जनता के लिए अपने जीवन का जर्रा जर्रा समर्पित किया। और इन्हीं लोगों के बलबूते पर मिली स्वतंत्रता के कारण आज हम लोग चैन की सांस। आजाद हिंद फौज के वीर सिपाही, बहादुर सैनिक अनेक अफवाहों के बावजूद पूर्व भारत से दिल्ली की तरफ, मध्य भारत की तरफ अग्रसर हो रहे थे। और अंग्रेज़ों को दिल्ली में ये पूरा समाचार मिल गया था कि जिधर जिधर से भी आज़ाद हिंद फौज के सिपाही गुजरेंगे, सैनिक गुजरेंगे, भारतीय सेना में, सेना के जितने भी नौजवान हैं जो अंग्रेज़ों के अधीनस्थ हैं, वो हर जगह विद्रोह करके आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत भर्ती होंगे, उनके साथ चलेंगे और देश के स्वतंत्रता के लिए प्राण प्रण से लड़ेंगे। ऐसी सूचना हर जगह से जब अंग्रेज अफसरों को, अंग्रेज शासकों को मिली, तो अंग्रेज हिल गए और उन्होंने देखा अगर ये मुहिम आगे बढ़ता रहा और हर सैनिक के मन में देशभक्ति की भावना बढ़ी और आज़ाद हिंद फौज को सिपाहियों का ये सहयोग मिलना शुरू हुआ, तो हमारी पूरी दुर्गति होगी और कोई भी जिंदा बच कर के यहाँ से बाहर नहीं जा सकेगा। इसके लिए उन्होंने स्वतंत्रता की या देश की सत्ता को हस्तांतरण करने का भाव व्यक्त किया, उसको प्रचार प्रसारित किया, उसके लिए प्रयत्न किया।
और वही डर था, वही भय था, और उनके मन के अंदर ये था भाई आज़ाद हिंद फौज के जो नौजवान उधर से आ रही हैं, जो फौज आगे बढ़ रही है, और पूरे देश में जो अंग्रेजों के फौज के अंतर्गत भारतीय जितने भी जो है सैनिक हैं, सैनिक टुकड़ियां हैं, सैनिक छावनियां हैं, उनके अंदर विद्रोह होना और उन सब का आज़ाद हिंद फौज को सहयोग देना करीबन करीबन निश्चित है। तो यही डर था, यही भय था, जिसके कारण से अंग्रेजों ने अपनी सत्ता हिंदुस्तानियों को प्रदान की और अपनी कुटिल भावनाओं से देश का बंटवारा कर दिया कि हमेशा हमेशा ये लड़ते रहें। वो जो उनकी दुर्भावना थी, फूट डालो और राज करो, उन्होंने कहा हम यहाँ से चले भी जाएंगे तो ये लड़ते रहेंगे तो हमारे को फायदा होगा। तो इस तरह से उन्होंने देश को स्वतंत्र किया, देश की सत्ता देशवासियों के हाथ में तो दिया, लेकिन बड़ी कुटिलता से। लेकिन उनके देने का कारण, हस्तांतरण करने का मेन कारण ये था आज़ाद हिंद फौज के डर। उनके आगे आने पर हिंदुस्तान के सैनिकों का, जो सैनिक छावनियों के अंदर विद्रोह करके आज़ाद हिंद फौज में मिलने की जो सूचनाएं थीं, बस उन सूचनाओं से और उन कार्यों से ऐसा जगह जगह पर हो रहा था, इसकी वजह से वो पूरी तरह से ऐसे हेल्पलेस हो गए और ऐसे उनके पैर उखड़ गए और ऐसे वो डर गए, और उन्होंने देश को स्वतंत्रता प्रदान करके और देश की सत्ता भारतवासियों को प्रदान करके यहाँ से बाहर चले गए। और देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और देश की सत्ता देशवासियों के हाथ में आई। तो ये आज़ाद हिंद फौज का और विशेष रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के त्याग का, उनके बलिदान का, उनकी वीरता का, उनकी बहादुरिता का और उनके संकल्प का ही कारण था, जिसने अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए और इतने वर्षों से गड़ा हुआ, इतने वर्षों से चल रहा अंग्रेजों का राज हमारे देश से उखड़ गया और ये लोग सब यहाँ से निकल करके चले गए। तो इस प्रकार हमारे भारत के महानायकों में, महान स्वतंत्रता सेनानियों में नेता सुभाष चंद्र बोस का नाम इतना ऊंचा है, इसको हम कभी भी स्वप्न के अंदर भी नहीं भुला सकते। और वो हमारे आदर्श के रूप में और हमेशा हमेशा हमारे आदर्श रहेंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, जय हिंद।